तो ये हम 5th यूनिट शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर, पहला लेसन है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। ओके, तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो करेंगे मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, classification or kinds of working capital, importance or advantages of adequate working capital, excess or inadequate working capital, need or objects of working capital, factors determining working capital requirements, management of working capital principles, determining working capital financing mix। ठीक है, ये कुछ टॉपिक हैं जो इस लेसन में हमारे कवर होंगे। तकरीबन ये 8 टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो होता है वो बिजनेस, रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, इसको हम दो पार्ट्स में, दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो जो कैपिटल होता है हमारा, कैपिटल दो तरह का होता है, एक तो हम उसको दो कैटेगरी में कर सकते हैं, एक हमारा फिक्स कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? जो हम लॉन्ग टर्म के लिए अपना अमाउंट इन्वेस्ट करके रखते हैं एसेट्स में, वो हमारा फिक्स कैपिटल होता है। जैसे कि बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है, प्लांट में, मशीनरी में, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कोई की होती है, ठीक है, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह में, तो वो फिक्स कैपिटल का पार्ट आ जाता है हमारा, जब हमारा वो लॉन्ग टर्म में पैसा जो है, फंड जो है हमारा कमिटेड होता है। और जो हमारा शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, उसमें जब पैसा हमारा लगा होता है, फंड्स कमिटेड होते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट एसेट्स के लिए, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो हर बिजनेस के जो है, हर बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है दो पर्पसेस के लिए, एक उसको एस्टैब्लिश करने के लिए, दूसरा बिजनेस के जो है डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं उसको कैरी करने के लिए। ठीक है, तो दो तरह से हमें फंड जो है वो हम इन्वेस्टमेंट में लगा देते हैं। जैसे सपोज करो अगर हम कोई शोरूम खोल रहे हैं, तो शोरूम खोलने के लिए हमारा एक तो हमारा जो पैसा फंड्स जो लगेगा, वो हमारा फंड लगेगा शोरूम के इंटीरियर के लिए लगेगा, उसमें जो हमें सिस्टम रखना होगा वो लगेगा, हमें जो उसमें रैक्स, फर्नीचर्स, फिटिंग्स लगानी होगी वो लगेगा, ठीक है, और जो हमें शोरूम खरीदना होगा वो पैसा लगेगा। तो वो पैसा जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जब तक हमारा बिजनेस चलेगा तब तक के लिए, या 4 साल, 10 साल, 20 साल, अलग अलग टाइम पीरियड अलग अलग एसेट्स का होता है। तो वो हमारा फिक्स कैपिटल कहलाता है। और जो हमारा रनिंग यूजेस के लिए होता है, जैसे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब जो हमने, हमारा जो है स्टॉक है, जो हमारा हमें शोरूम के अंदर रखना है, जिसको हमें सेल करना है, वो है, ठीक है, हमें जो भी एक्सपेंसेस पे करने हैं उनके लिए जो भी है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, तो ये हमारा जो होता है शॉर्ट टर्म के लिए हमारा फंड कमिटेड होता है, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, दो चीज़ों के लिए हमें, दो पर्पसेस के लिए पैसा, फंड्स चाहिए होता है, एक एस्टैब्लिशमेंट के लिए और दूसरा डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म फंड्स जो रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, जैसे सपोज करो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को क्रिएट करने के लिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करके, या प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करके, लैंड बिल्डिंग के लिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो इन दीज एसेट्स में, वो हमारा फर्म का कैपिटल होता है, जो कि ब्लॉक हो जाता है परमानेंट बेसिस के लिए। ठीक है, बिल्डिंग को ये नहीं है कि बिल्डिंग हम 1 साल बाद, 2 साल बाद सेल आउट कर देंगे, या लैंड सेल आउट कर देंगे, प्लांट एंड मशीन, ये हमारा परमानेंट बेसिस पर जो है ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फिक्स कैपिटल कहते हैं। और फंड्स हमें ज़रूरत होती है शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, या वेजेस के पेमेंट के लिए, और डे टू डे एक्सपेंसेस जो भी होते हैं उनके लिए। तो ये फंड जो होते हैं वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं, जिनको हम रिवॉल्विंग सर्कुलेटिंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म कैपिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है अकॉर्डिंग टू शोबिन वर्किंग कैपिटल, ये डेफिनेशन है, वर्किंग कैपिटल इज अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू शुबिन क्या है, वर्किंग कैपिटल फंड का वो अमाउंट है जो हमें ऑपरेट, एंटरप्राइज को ऑपरेट करने के लिए, जो कॉस्ट कवर करने के लिए ज़रूरत होती है, वो होता है, वो अमाउंट ऑफ फंड होता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वर्किंग कैपिटल के, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, एक नेट वर्किंग कैपिटल होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ये कैपिटल इन्वेस्टेड टोटल करंट एसेट्स में जो होता है वो होता है, जो भी हमारा पैसा लगा हुआ है टोटल करंट एसेट्स में एंटरप्राइज के, वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कि कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एटसेट्रा। ठीक है, तो जितने भी हमारे करंट एसेट्स हैं उनमें जो भी हमारा फंड लगा हुआ है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है एक फाइनेंशियल और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? फाइनेंशियल और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल होता है जो हमारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में डिफरेंस होता है, जब करंट एसेट्स हमारे करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल सिर्फ करंट एसेट्स को शो करता है, करंट एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, करंट एसेट्स के टोटल को रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल हमारा रिप्रेजेंट करता है जब हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से एक्सेस होते हैं, तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होता है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हो जाते हैं तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में होता है, और अगर हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से कम होते हैं तो वर्किंग कैपिटल हमारा नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स हैं बिल्स पेबल, सन्ट्री डेटर्स, सॉरी ये जो है गलत है, सन्ट्री क्रेडिटर्स है यहाँ पर, तो सन्ट्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो बिल्स पेबल, सन्ट्री क्रेडिटर्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? करंट लायबिलिटीज़ के एग्जांपल्स हैं। और नेट वर्किंग कैपिटल जो होता है वो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो होता है वो फाइनेंशियल और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, और नेट वर्किंग कैपिटल हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग कैपिटल का। अब इसका जो वर्किंग कैपिटल जो है हम इसको अलग अलग काइंड्स में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और ये क्लासिफिकेशन हमारा दो बेसिस पे हो सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तो अभी तो हमने ऊपर क्या पढ़ा है? ये ऊपर पढ़ा है दो कॉन्सेप्ट हैं वर्किंग कैपिटल के, कि वर्किंग कैपिटल को हम एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक नेट वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये क्लासिफिकेशन या काइंड्स नहीं है, ये टाइप्स नहीं है। ठीक है, ये दो तरह की वर्किंग कैपिटल है, एक ग्रॉस में होती है और एक नेट में होती है। ग्रॉस में कब है? जब हम टोटल एसेट्स की बात कर रहे हैं तो वो ग्रॉस में है, और जब हम उनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो नेट वर्किंग कैपिटल है। और नेट वर्किंग कैपिटल हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? जब हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होंगे, जो उनके बीच में डिफरेंस होगा, तो वो हमारा पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होगा। और जब हमारी करंट लायबिलिटी ज़्यादा होंगी, करंट एसेट्स कम होंगे करंट लायबिलिटी से, तो वो हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा। ठीक है, एग्जांपल जैसे करंट एसेट्स हैं हमारे पास 10 लाख रुपए के, ठीक है, और करंट लायबिलिटी है हमारे पास 8 लाख रुपए की। तो यहाँ पर हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा हैं, करंट लायबिलिटीज़ कम है, तो इस केस में हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल निकल के आएगा, जब हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करेंगे। वहीं दूसरी सिचुएशन, अगर हमारे करंट एसेट्स जो है वो 10 लाख के हैं लेकिन करंट लायबिलिटी हमारी 12 लाख की है, तो इस सिचुएशन में हम जब करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे तो -2 लाख निकल करके आएगा। तो जिसके जब हमारा करंट लायबिलिटी ज़्यादा होती है, करंट एसेट्स कम होते हैं, तो वर्किंग कैपिटल हमारा नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कोई डाउट हो किसी को या कोई डिस्टरबेंस हुआ होगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अभी बता दो। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसमें पहले फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में डिस्टिंक्शन देखा है। फिक्स कैपिटल में जब हमारे जो फंड्स है वो हमारा कमिटेड होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो वो फिक्स कैपिटल हो जाता है। जब हमारे फंड्स जो है वो कमिटेड होते हैं वर्किंग कैपिटल मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स में, तो वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल जो होता है
वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ फंड होता है जो ज़रूरत होती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग को कवर करने के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन में दिया हुआ है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, दो तरह की हमारी वर्किंग कैपिटल होती है, दो वर्किंग कैपिटल होती है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक नेट वर्किंग कैपिटल। जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं सिर्फ, तो वो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाती है। जब हम दोनों में डिफरेंस की बात करते हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में, तो वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल हो जाती है। जब हमारा वो पॉजिटिव में आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल होती है। जब हमारा नेगेटिव में आता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो वो हमारी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होती है। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कब आती है, जब हमारा करंट लायबिलिटीज जो होता है वो ज़्यादा होता है करंट एसेट से, और करंट एसेट्स से ज़्यादा होता है और करंट एसेट्स कम होते हैं तो नेगेटिव होता है। और जब करंट एसेट ज़्यादा होते हैं, करंट लायबिलिटी कम होती है, तो पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल आती है, नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव में आती है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? सब बताओ एक बार। नो। चलो भाई, कैमरा ऑन करके रखो, तभी मुझे पता चलेगा कि सब लोग हैं, मौजूद हैं, या सिर्फ लॉग इन करके बैठे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल या काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो होता है हमारा दो बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है, एक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट है। वहीं दूसरी तरफ टाइम के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल जो होता है वो हमारा परमानेंट और फिक्स्ड हो सकता है, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हो सकता है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल दो बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ टाइम परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल, टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब ये हमें डिस्कस करना है। तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल और रिजर्व वर्किंग कैपिटल, परमानेंट और फिक्स वर्किंग कैपिटल में ये सेम ही चीज़ है, परमानेंट नाम बोलो या फिक्स नाम बोलो। तो फिक्स वर्किंग कैपिटल हमारा टू टाइप्स का होता है, एक रेगुलर वर्किंग कैपिटल, एक रिजर्व वर्किंग कैपिटल। और टेम्पररी और वेरिएबल ये दोनों हमारा एक नाम है, टेम्पररी बोलो या वेरिएबल बोलो। तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल हमारा टू टाइप्स का होता है, सीजनल वर्किंग कैपिटल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कोई इसमें जो है मुश्किल टर्म्स नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। पहला परमानेंट और फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है, ये वो मिनिमम अमाउंट होता है जो विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी होता है किसके लिए, अपने फिक्स एसेट्स फैसिलिटीज़ को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैसिलिटीज़, अपनी फिक्स फैसिलिटीज़ को इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन करने के लिए होता है, और करंट एसेट्स के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए होता है। ठीक है, तो हमेशा एक मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, कंटिन्यूसली रिक्वायर होता है एंटरप्राइज में अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए। ठीक है, सपोज करो हम सारा पैसा जो है उसमें लगा के बैठ गए, शोरूम में और फर्नीचर में और रॉ मटेरियल में, फिर उसके बाद में जब हमें सैलरी देनी पड़ रही है हमारे पास पैसा नहीं है, हमें बिजली का बिल पे करना पड़ रहा है हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें हमें एक ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल में भी ज़रूरत होती है। अब मान लो हमने सारा पैसा तो बिल्डिंग में लगा दिया, मशीनरी में लगा दिया, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हमारे पास पैसे, जब रॉ मटेरियल खरीदने की बारी आई तो हमारे पास पैसे नहीं है, जब एडवर्टीजमेंट करने की बारी आई हमारे पास पैसे नहीं है, जब सैलरी पे करने की बारी आई तो हमारे पास पैसे नहीं है। तो इससे क्या होगा, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल नहीं पाएगी, हम अपनी फिक्स फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, हमारा बिजनेस सर्कुलेशन नहीं चल पाएगा, हमारा जो बिजनेस जो है वो बंद पड़ा रहेगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होंगे। तो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए जो ज़रूरत पड़ता है वही हमारा फिक्स वर्किंग कैपिटल होता है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है जो हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। वर्किंग कैपिटल
वो हमारा फिक्स वर्किंग कैपिटल होता है। तो जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि करंट एसेट्स भी हमारे बढ़ते चले जाते हैं। परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी हमारा फर्दर दो पार्ट्स में क्लासीफाई हो सकता है, एक वर्किंग कैपिटल, रेगुलर वर्किंग कैपिटल, और एक रिजर्व वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल ये जो है सर्कुलेशन ऑफ करंट एसेट्स फ्रॉम कैश टू इन्वेंट्री में हमें इंश्योर करता है कि किस तरह से कैश से इन्वेंट्री बनेगा, ठीक है, उसका कैसे सर्कुलेशन चलेगा, वो उसको इंश्योर करता है। फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू रिसीवेबल, पहले हम कैश से इन्वेंट्री खरीदते हैं, फिर इन्वेंट्री से हम उसे सेल करते हैं, रिसीवेबल बन जाते हैं, फिर रिसीवेबल से हमारा कैश रिकवर होता है। तो ये पूरा साइकिल जो होता है वो इंश्योर करता है। ठीक है, तो रिजर्व वर्किंग कैपिटल जो होता है वो एक्सेस होता है। क्या होता है? रिजर्व वर्किंग कैपिटल। अब दूसरा वाला पार्ट है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। पहला वाला पार्ट हमने क्या पढ़ा है इसका, जो हमारा है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इंश्योर करता है कि हमारा ये सब चलता रहे। रिजर्व वर्किंग कैपिटल जो होता है एक्सेस होता है, एक्सेस अमाउंट होता है ओवर रिक्वायरमेंट ऑफ रेगुलर वर्किंग कैपिटल विच मे बी प्रोवाइडेड फॉर कंटिजेंसी। यानी कि जो हमारे रेगुलर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वही अपने पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखेंगे जो रेगुलर की ज़रूरत है, हम उससे एक्सेस में हमें रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जो है कंटिजेंसीज आ जाती है। ठीक है, अचानक से हमारा सेल बढ़ गया तो अचानक से हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा में रखना पड़ता है बचा के वर्किंग कैपिटल में, जिसको हम फिक्स्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, तो उसको हम बोलते हैं कंटिजेंसीज के लिए हम रख रहे हैं वो पैसा, तो उसको हम बोलेंगे रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रिजर्व वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो हमारा एक्सेस अमाउंट जो हम रखते हैं रेगुलर वर्किंग कैपिटल से ऊपर। ठीक है, तो फिक्स वर्किंग कैपिटल दो पार्ट में हमने पढ़ा, एक रेगुलर। ठीक है, रेगुलर तो वो है जो बिजनेस को चलाने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। दूसरा, अब इससे एक्सेस में रेगुलर मान लो हमें 10 लाख रुपए चाहिए बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए। ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10 लाख की। अब इससे ऊपर हमें कुछ पैसा और रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा ब्लॉक हो जाएगा बिजनेस में रेगुलर में, वो तो यूज़ चलेगा रेगुलर में, उसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें कुछ और चाहिए, एक्स्ट्रा कंटिजेंसीज आ जाएँ, कुछ ज़रूरत पड़ जाए, तो कुछ हमारा मान लो जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो बढ़ जाए। ठीक है, या फिर लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, अचानक से हमें लेबर बढ़ानी पड़ जाए, तो इससे पैसा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, एक्सेस रखना पड़ेगा। तो जो एक्सेस पैसा हम रखेंगे, वो एक्सेस पैसा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वो रिजर्व कहलाएगा, वो रिजर्व वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रिजर्व वर्किंग कैपिटल। रिजर्व वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो एक्सेस अमाउंट होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल से ऊपर जो हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो अनस्टेटेड पीरियड में हमारा आ सकता है, जैसे स्ट्राइक हो जाए या प्राइसेस बढ़ जाएं या डिप्रेशन आ जाए, मान लो सेल ही ना हो तो पैसा रॉ मटेरियल में फंसा हुआ है, तो सैलरी के लिए, रेंट के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा रिजर्व भी रखते हैं वर्किंग कैपिटल का। तो वो जो रिजर्व वर्किंग कैपिटल है रेगुलर वर्किंग कैपिटल से ऊपर, वही हमारा रिजर्व वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट दोनों में? परमानेंट फिक्स वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ लिया, जो बिजनेस रन करने के लिए चाहिए मिनिमम कैपिटल। इसमें दो टाइप्स के, रेगुलर वर्किंग कैपिटल और एक्सेस वर्किंग कैपिटल। इसमें कोई डाउट? अब अगला टेम्पररी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये तब होता है जब हमारा सीजनल वर्क होता है। ठीक है, तो इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर होता है हमें सीजनल डिमांड्स को या स्पेशल एक्सीजेंसीज को मीट करने के लिए। ठीक है, तो सीजनल डिमांड जैसे एसी का बिजनेस है, तो एसी का बिजनेस में जब सेल का पीरियड होता है, सीज़न आता है, तो हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल जो है मतलब ज़्यादा एसी को रखना पड़ता है। ठीक है, जब सीज़न नहीं है तो वो रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सीज़न आता है तो हमें वो चीज़ ज़्यादा रखनी पड़ती है। जैसे मान लो अगर सूट का हमारा बिजनेस शोरूम है, ठीक है, कपड़ों का शोरूम है, तो उसमें जब फेस्टिव सीजन्स आते हैं तो उस टाइम पे उन्हें नया स्टॉक ला करके रखना पड़ता है। ठीक है, नया स्टॉक ला के रखना पड़ता है और ज़्यादा स्टॉक ला के रखना पड़ता है, क्योंकि सेल ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा पैसा उन्हें रॉ मटेरियल में मतलब अपने फिनिश स्टॉक में जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसी तरह से जैसे सपोज करो कि अब सर्दी का टाइम आ गया, तो सर्दी के टाइम में वूलन क्लोथ ज़्यादा बिकेंगे, तो उनको ज़्यादा स्टॉक खरीद के रखना पड़ेगा वूलन वाला। ठीक है, तो ये जो होता है टेम्पररी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ये हमारा वो होता है जिसकी ज़रूरत कम ज़्यादा होती रहती है अकॉर्डिंग टू सीजन या एक्सीजेंसीज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट हमारी सीजनल डिमांड या स्पेशल एक्सीजेंसीज के लिए होता है,
तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल जो होता है फर्दर ये भी दो टाइप में क्लासिफाइड होता है, सीजनल वर्किंग कैपिटल और स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट हम जो सीजन की नीड्स को पूरा करने के लिए होती हैं इंटरप्राइज की, वो सीजनल वर्किंग कैपिटल होता है। स्पेशल वर्किंग कैपिटल वो पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का जो स्पेशल एक्सीजेंसीज को मीट करने के लिए होता है, जैसे हम कोई एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं या कोई रिसर्च करा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक्स्ट्रा मतलब सीज़न के अलावा कोई और हम खर्चा कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारे ऊपर खर्चा आ रहा है, उसके लिए हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें कोई डाउट क्लासिफिकेशन या काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल में? चलो, अब है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है या एडवांटेजेस क्या है एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, क्या फ़ायदे होते हैं अगर हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन रहे। ठीक है, तो उसके क्या इंपॉर्टेंस क्या एडवांटेजेस है। तो वर्किंग कैपिटल जो होता है वो लाइफ ब्लड होता है और नर्व सेंटर होता है बिजनेस का। ठीक है, यानी कि अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है बिजनेस में तो बिजनेस जो है वो सही से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारा बिजनेस जो है इंसॉल्वेंसी की कगार तक आ जाता है अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं है, वर्किंग कैपिटल हमारे पास सही लेवल पर नहीं है। तो ये लाइफ ब्लड होता है, नर्व सेंटर होता है बिजनेस का, तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने के लिए बिजनेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता बगैर जब तक कि हम उसका वर्किंग कैपिटल का एडिक्वेट अमाउंट ना रखें। यहाँ तक कि हमारे घर में भी हमारे घर के हालात भी ख़राब हो जाते हैं जब हम एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल को नहीं रखते हैं। यानी कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब के पैसे, ज़रूरत के पैसे को भी अगर हम कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हमें घर में भी परेशानी आने लगती है। तो इसलिए हम कम से कम जो हमारे पास 6 महीने के लिए रिक्वायरमेंट है उतना पैसा हम सेव करके रखते हैं। कुछ पैसा हम ऐसी ज़रूरतों के लिए रखते हैं जो अचानक आने वाली होती हैं, कुछ पैसा हम जो सीजनल होता है, फेस्टिव सीज़न होते हैं या जैसे सर्दी आने वाली है तो कपड़े वपड़े खरीदने हैं तो उसके लिए भी रखते हैं। तो सेम वही चीज़ जो है बिजनेस में भी उतना ही ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मेन एडवांटेजेस क्या होती हैं मेंटेन करके रखने की एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की। पहला, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस रहती है। ठीक है, यानी कि बिजनेस के पास पैसा रहता है ज़रूरत के लिए, तो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल से हमारी सॉल्वेंसी मेंटेन कर रहती है। ठीक है, अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कभी भी हमें जो है प्रोडक्शन रोकना नहीं पड़ता है कि पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदें, लेबर को कहाँ से पैसे दें, तो प्रोडक्शन रुकता नहीं है हमारा फिर अगर पैसे पूरे रहेंगे ज़रूरत के हिसाब से। गुडविल भी बनती है जब हमारे पास पैसा होता है, वर्किंग कैपिटल होता है हमारे पास, तो हम जो है जब भी हमारे पास पेमेंट करनी होती है उसको हम पे कर पाते हैं, जिससे हमारी गुडविल मेंटेन भी होती है और क्रिएट होती है। ठीक है, इजी लोन कि जब हमारे पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होती है, हाई सॉल्वेंसी होती है हमारी, तो क्रेडिट रेटिंग हमारी ज़्यादा रहती है जिसकी वजह से हम लोन बैंक से जो है आसानी से अरेंज कर पाते हैं। ठीक है, और अपनी फेवरेबल और इजी टर्म्स पे अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं बैंक से तो वो हमारा जो है सॉल्वेंसी देखता है कि हाँ ये हमारा पैसा पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्टैंडिंग जो है वो चेक करता है कि कैसा है इसके पास पैसा, ठीक है, पे करने की एबिलिटी है या नहीं है। तो इससे हमें लोन इजी मिल जाता है अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होती है तो। ठीक है, कैश डिस्काउंट भी हमें मिल जाते हैं क्योंकि जब हम परचेज़ करते हैं और हमारे पास पैसा होता है तो हम क्रेडिट पे परचेज़ नहीं करते, कैश में परचेज़ करते हैं। तो उसकी वजह से जब कैश में परचेज़ करते हैं तो इकट्ठा अमाउंट पे करते हैं तो उसमें कैश डिस्काउंट हमें मिल जाते हैं परचेज़ करने पे, तो उससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, हमारा रॉ मटेरियल का सप्लाई भी नहीं रुकता है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होता है, तो मटेरियल की सप्लाई भी रेगुलर और कंटिन्यूस प्रोडक्शन फिर हमारा रहता है। रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज, जब पैसा होता है वर्किंग कैपिटल सही रहता है तो सैलरीज, वेजेस और दूसरे डे टू डे कमिटमेंट्स में हमारा जो है रेगुलर पेमेंट होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो है रेगुलर पेमेंट कर पाते हैं हम वर्किंग कैपिटल से, सैलरीज, वेजेस और अदर डे टू डे कमिटमेंट्स की, जिससे हमारा मोरल जो है एम्प्लॉयज़ का वो इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि उनकी सैलरी नहीं रुकती है तो वो उनका मोरल भी इंक्रीज़ रहता है, हम एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है और कॉस्ट और वेस्टेजेस भी हमारा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो क्राइसिस को भी फेस करने की एबिलिटी रहती है, जैसे कि अभी
जो है रिसेंटली कोरोना के टाइम में जिनकी बिजनेसेस का जो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सही नहीं था, उनको अपने बिजनेसेस भी बंद करने पड़े, क्योंकि उनको रेंट पे करना पड़ रहा था, सैलरी पे करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो उनको जो है लोन लेना पड़ा, या तो फिर लोन नहीं लिया तो उनको जो है बिजनेस को ही बंद करना पड़ा। ठीक है, तो इससे जो है क्राइसिस आने पर क्राइसिस को फेस करने की एबिलिटी रहती है अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल रहता है तो। ठीक है, फेस टू फेस जिसके पास जितनी बुरी हालात थी बिजनेस के, जितनी कम एबिलिटी थी उनकी, उतनी जल्दी वो बिजनेसेस बंद हो गए थे। जिनकी कुछ हद तक एबिलिटी थी तो वो कुछ हद तक सरवाइव कर पाए, लेकिन लॉन्ग टर्म तक सरवाइव वही कर पाए जो कि जिनकी एबिलिटी बहुत अच्छी थी, जिनके पास जो है अच्छा वर्किंग कैपिटल था। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल से जो है बिजनेस क्राइसिस को फेस करने की एबिलिटी जो है वो हो जाती है इमरजेंसीज में। जैसे डिप्रेशन में, डिप्रेशन वो सिचुएशन होती है जब डिमांड कम होती है, तो डिमांड कम होती है तो सेल कम हो पाएगी, सेल कम होगी तो पैसा कम आएगा। तो उस केस में अगर पहले से वर्किंग कैपिटल अच्छा होगा हमारा, तो हम सैलरीज वगैरह जो भी डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको पे कर पाएंगे। क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हर इन्वेस्टर जो है वो ये चाहता है कि उसको क्विक और रेगुलर रिटर्न मिले अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। ठीक है, तो सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल होता है तो कंसर्न जो है वो क्विक और रेगुलर डिविडेंड पे कर पाती है। ठीक है, ये क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ये पॉइंट किसके, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है कि हमारी जो फर्म है, फर्म में जो लोग इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल मेंटेन है तो हम उनको सही टाइम पे क्विक जो है डिविडेंड, रेगुलर डिविडेंड पे कर सकते हैं। उससे इन्वेस्टर जो है, ठीक है, तो मे नॉट बी मच प्रेशर टू प्लव बैक प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होगा कि हमें उस पैसे को वापस लगाना है बिजनेस में। ठीक है, तो जिससे हमारा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है और फेवरेबल मार्केट जो है वो क्रिएट हो जाती है। एडिशनल फंड भी हम फ्यूचर में आसानी से रेज कर पाते हैं फिर उनसे। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो जब कंसर्न ओनली कंसर्न्स विद एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल कैन एक्सप्लॉयट फेवरेबल मार्केट कंडीशन। ठीक है, तो वही जो है कंसर्न, यानी वही बिजनेस, वही फर्म जो है और कंपनी जो है फेवरेबल मार्केट कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर पाती हैं जो इनके पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है। जैसे मान लो सेल्स बढ़ गई अचानक से, तो अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ेगा, बल्क में खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और हमें क्या करना पड़ेगा, लेबर भी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा जो आएगा बाद में वो सेल करने के बाद आएगा, और पहले से हमारे पास होगा तो हम आसानी से रॉ मटेरियल खरीद पाएंगे। या दूसरी सिचुएशन ये है, मान लो रॉ मटेरियल के पैसे कम हो गए, डाउन हो गए रेट, तो हम उस टाइम पे उस सिचुएशन को जो है उस कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट से सस्ते रेट में हम फिर उस टाइम पर बल्क में रॉ मटेरियल को या इन्वेंट्रीज को परचेज कर सकते हैं और उसको लंबे समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं बेचने के लिए जब हमारे हायर प्राइसेस होंगे। हाई मोरल एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल से जो है इन्वायरमेंट सिक्योरिटी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आता है और मोरल हाई होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो बिजनेस की बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी कैपिटल की ज़रूरत है उतना कैपिटल होना वो एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है। पहला क्या था, सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, दूसरा गुडविल, तीसरा इजी लोन, कैश डिविडेंड। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, रेगुलर पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एंड डे टू डे कमिटमेंट्स, एबिलिटी टू फेस क्राइसिस, क्विक एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, हाई मोरल। ठीक है, तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक, कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी फौरन। अब एक्सेस और इनएडिक्वेट वर्क कैपिटल, ये हमने बात करी कि क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस होती है एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अब हमें देखना है कि एडिक्वेट नहीं है तो क्या चीज़ होती है, तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो एक्सेस, अब दोनों चीज़ इनएडिक्वेट में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, मतलब एडिक्वेट के अपोजिट दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एक्सेस भी और इनएडिक्वेट भी, मतलब ज़्यादा होना भी, एक्सेस होना भी,
और इनएडिक्वेट होना भी, दोनों जो है अनफेवरेबल सिचुएशन है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एडिक्वेट होना चाहिए, एडिक्वेट से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और इनएडिक्वेट भी नहीं होना चाहिए। तो हर बिजनेस कंसर्न के पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए। उसके पास ना तो एक्सेस वर्किंग कैपिटल होना चाहिए और ना ही इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। दोनों ही, एक्सेस भी और शॉर्ट भी वर्किंग कैपिटल का, दोनों पोजीशन जो है बिजनेस के लिए बैड होती है। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे कि एक्सेसिव की क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इनएडिक्वेट की क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहले एक्सेस का देखना है। तो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि वो हमारा फंड जो है वो आइडल है, यानी कि हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो फालतू में है हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा है, तो हम उसके ऊपर कोई प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर पाएंगे। हम प्रॉफिट किसके ऊपर अर्न कर पाते हैं, जो हमारा रनिंग में होता है। ठीक है, जो वर्किंग कैपिटल हमारा रनिंग में होता है उसी पर हम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। जो रनिंग में नहीं है, एक्सेस है रनिंग से, तो उस पर हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। तो बिजनेस जो है प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं दे पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर रेट ऑफ रिटर्न भी फिर नहीं दे पाएगा। बिजनेस, देर इज अ रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, व्हेन देर इज अ, जब रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल होता है तो उससे अननेसेसरी परचेजिंग और एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज होता है, जिससे हमारे चोरी के चांसेस, वेस्ट के चांसेस और लॉस के चांसेस होंगे। ठीक है, तो जब हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है या ज़्यादा फंड्स होते हैं, या वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे, तो पैसे फंड की बात नहीं है, जब हमारा फंड ज़्यादा करंट एसेट्स में होता है, करंट एसेट्स में लगा होता है, वर्किंग कैपिटल जब हमारा ज़्यादा होता है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो हमारा इन्वेंट्रीज में पैसा जो है फंसा होगा। तो जब इन्वेंट्रीज में पैसा होगा तो वो चोरी हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, उसमें लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मान लो हमने रॉ मटेरियल बहुत खरीद लिया और उसमें हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए, तो वो क्या हो गया, लॉस हो जाएगा बहुत हमें, फिर वो उस रेट पे नहीं बिक पाएगा जो पहले बिकता था। ठीक है, तो इट में रिजल्ट इनटू ओवरऑल इनएफिशिएंसी इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें होंगी, लॉस होगा, थेफ्ट होगा, इसके अलावा और चीज़ें भी होंगी, तो उससे ओवरऑल इनएफिशिएंसीज होंगी ऑर्गेनाइजेशन में। लो रेट ऑफ रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट पे, वही चीज़ कि जब हम सारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, रनिंग में नहीं होगा, तो रनिंग में नहीं होगा तो प्रॉफिट कम होगा, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमारा कम हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स भी हमारा गिर जाएगा। क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कम होगा तो इन्वेस्टर्स का परसेप्शन चेंज होगा, इन्वेस्टर्स का परसेप्शन चेंज होगा तो वो सेल आउट करेंगे अपनी सिक्योरिटीज़ को, और ख़रीदने वाले कम होंगे तो हमारे शेयर्स की जो प्राइस है वो डाउन चले जाएंगे। रिडेंडेंट वर्किंग कैपिटल से स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस भी राइज हो जाती हैं, यानी कि हम जो है चाहेंगे कि हमारे पास पैसा है, इसको कहीं पे लगा दें, भले सामान बाद में आ जाए, पैसा कहीं पे अभी चला जाए, तो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। तो एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल होने से जो है बैंक्स के साथ भी रिलेशन जो है नहीं बन पाते, हमारे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी मेंटेन नहीं हो पाते, क्योंकि पैसा पहले से है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो हम जो है फिर कहीं से लोन भी नहीं लेंगे, तो उससे रिलेशन नहीं बन पाएंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से। और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की क्या डिसएडवांटेज होती है, ये तो हो गया हमारे ऊपर वाला एक्सेसिव यानी वर्किंग कैपिटल। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल से ज़्यादा होने पर क्या डिसएडवांटेज है, आप देखेंगे एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल से कम होने पर, मतलब इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होने के क्या डिसएडवांटेजेस हैं। जो कंसर्न जिनके पास इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होती है, वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को टाइम पर पे नहीं कर पाती है, तो उसकी रेपुटेशन जो है वो गिर जाती है, फिर उसको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती, अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी नहीं मिल पाती। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट्स को बल्क में नहीं खरीद पाती और डिस्काउंट नहीं अवेल कर पाती। ठीक है, इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फर्म के लिए फेवरेबल मार्केट कंडीशंस को एक्सप्लॉइट करना, यानी कि रेट डाउन हुए हैं तो अब उसको खरीदने का मौका है, तो उसके पास पैसे हैं नहीं तो वो खरीद नहीं पाएगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स को लेने में भी वो लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल की वजह से एबल नहीं होती है। रेट ऑफ रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी फॉल हो जाता है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है। जब शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है, ज़्यादातर पैसा तुमने अपना फिक्स कैपिटल में लगाया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास बिजनेस को चलाने के लिए फिर फंड की शॉर्ट वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अब वर्किंग कैपिटल तो हमारे पास है नहीं, तो बिजनेस चला नहीं पाएंगे, तो प्रॉफिट कम होगा, फिर प्रॉफिट कम होगा तो ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न हमारा डाउन हो जाएगा। तो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को भी पे नहीं कर पाती है ऑपरेशंस के, और इससे इनएफिशिएंसीज होती हैं, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई डिसएडवांटेजेस। अब है नीड या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब किस लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों होती है, क्या क्या कामों के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल
टाइम गैप होने की वजह से होती है बिटवीन प्रोडक्शन एंड रियलाइजेशन। ठीक है, तो प्रोडक्शन में क्योंकि पैसा, जैसे मान लो एग्रीकल्चर में ही मान लो, एग्रीकल्चर में हम जब एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं तो शुरू में हम सीड्स डालते हैं, ठीक है, उसमें खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, और उससे पैसा कब आता है, जब वो फसल कट के मार्केट में बिकती है। तो जब हम शुरुआत कर रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो उसके पूरे टाइम में हमारा प्रोडक्शन होने तक, कंप्लीट होने तक हमारा जो टाइम गैप होता है, पैसा रियलाइज होने में टाइम गैप होता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में और रियलाइजेशन में कैश के सेल से उसमें एक टाइम गैप होता है। तो देयर इज एन एक ऑपरेटिंग साइकिल इन्वॉल्व होता है सेल में और रियलाइजेशन ऑफ कैश में। ठीक है, तो देयर आर टाइम गैप्स इन परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी टाइम गैप होता है। तो देयर आर रियलाइजेशन ऑफ कैश। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ कैश होता है 10 वर्किंग वर्किंग कैपिटल। कैपिटल वर्किंग कैपिटल इज नीडेड फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। क्या किस काम के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, स्पेयर्स के लिए, वेजेस और सैलरीज को पे करने के लिए, ठीक है, और डे टू डे एक्सपेंसेस करने के लिए, ओवरहेड कॉस्ट और फ्यूल पावर एटसेट्रा, सेलिंग कॉस्ट, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सब के लिए, और क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने के लिए। ठीक है, और इन्वेंट्रीज और रॉ मटेरियल को मेंटेन करने के लिए, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स, स्पेयर्स, फिनिश स्टॉक के लिए। ठीक है, तो ग्रेटर साइज ऑफ बिजनेस यूनिट लार्ज विल बी द रिक्वायरमेंट। तो जितना बड़ा हमारा बिजनेस का साइज होगा उतनी ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होगी वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल हमारी बढ़ती चली जाती है, ज़रूरत अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हमारी बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हमारा ग्रोथ और एक्सपेंशन होता है बिजनेस का, जब तक उसकी मैच्योरिटी ना आ जाए। और एक बार जब मैच्योरिटी आ जाती है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, फिर हमें नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि कितनी हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? बहुत सिंपल थ्योरी है, थ्योरी पार्ट है। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, और इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, एक बार उसको भी देख सकते हो अगर कोई डाउट है या कोई बीच में लेफ्ट करता है तो। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी हिसाब से, जिनके अकॉर्डिंग जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है हम अपना देख सकते हैं कि किसको किस फॉर्म को कितनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले चीज़ क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर या करेक्टर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस क्या है, कैसा बिजनेस है, नेचर का। ठीक है, बिजनेस का क्या नेचर है या क्या करेक्टर है बिजनेस का, उसके अकॉर्डिंग तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे फर्म को कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो उसके नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, नीड वेरी लिमिटेड वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो कैश सेल करते हैं। ठीक है, वो सिर्फ कैश सेल करते हैं। ठीक है, और सप्लाई सर्विसेज में भी उनको कोई प्रोडक्ट नहीं होते उनके पास। ठीक है, तो उनको कोई फंड की ज़रूरत नहीं होती इन्वेंट्रीज में टाइड अप करने के लिए या रिसीवेबल्स में। वहीं जहाँ ट्रेडिंग कंपनी होती हैं या फाइनेंशियल फर्म्स होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट की कम ज़रूरत पड़ती है फिक्स एसेट्स में। ठीक है, लेकिन उनको लार्ज अमाउंट जो है करंट एसेट्स में लगा के रखना पड़ता है क्योंकि उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की फिर ज़रूरत पड़ती है। तो मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग को भी एक साइजेबल वर्किंग कैपिटल जो है वो रखना पड़ता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में।
ठीक है, तो इसको भी अच्छा खासा जो है प्रोडक्शन वाले को, मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी अच्छा खासा वर्किंग कैपिटल जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो ये तो दो एक्सट्रीम केस हैं, एक जहाँ पे बहुत कम की ज़रूरत, ना के बराबर ज़रूरत होती है, एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ट्रेडिंग कंपनी जिनको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होती है। इन दोनों के बीच में एक साइजेबल जो है मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी रखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस या स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब तुम्हारा बिजनेस का लेवल क्या है, स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। ठीक है, तो जितना बड़ा बिजनेस होगा, बिजनेस यूनिट जितना बड़ा होगा, उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जितना कम होगा साइज ऑफ स्केल, साइज या स्केल ऑफ ऑपरेशंस बिजनेस का साइज, तो उतना कम जरूरत पड़ेगा। तीसरा है प्रोडक्शन पॉलिसी। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी पे। अगर हमारी पॉलिसी ये है कि हम प्रोडक्शन जो है अपना रेगुलर कंटिन्यू रखते हैं, एक स्टडी उस पे लेवल पे रखते हैं और इन्वेंट्रीज को एक्यूमुलेट करते चले जाते हैं, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। वहीं प्रोडक्शन हमारा अगर स्टडी could be kept either steady by accumulating inventory during slack period with view to meet high demand during peak season, or production could be curtailed during slack season and increased during peak season। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा या कम होगा। फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, जितना कम होगा उतनी कम जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो बिल्डिंग बन रही, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, बिल्डिंग बनने में 100 फ्लोर की 80 फ्लोर की बिल्डिंग बनाती है, तो जब वो बनाना शुरू करेगी, लैंड एक्वायर करेगी, और जब वो फ्लैट्स को सेल करेगी, फिर लास्ट में डिलीवरी देगी, तो 10 to 15 ईयर्स का गैप उसमें आ सकता है। ठीक है, 10 up to 10 ईयर्स 15 ईयर्स का गैप आ सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एक कोई टॉयज़ की कंपनी है, वो एक आज टॉयज़ बनाती है, महीने में बनाती है, महीने के आगे में सारे सेल आउट कर देती है, तो उसका 1 महीने बाद ही पैसा वापस आ जाता है। 1 महीने उसको जब बनाया, फिर 1 महीने में सेल किया, फिर 1 महीने बाद उनका पैसा वापस आ गया, तो 3 महीने में उसका पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो उसको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना ज़्यादा प्रोसेस पीरियड होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का, उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जितना मैन्युफैक्चरिंग टाइम ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, सप्लाई चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए चला के रखने के लिए, प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंट ऑफ लेबर करना पड़ता है, सर्विस कॉस्ट की फिनिश प्रोडक्ट करने से ऑब्टेन करनी पड़ती है। तो उसको जो है अल्टरनेटिव प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट प्रोडक्शन पीरियड शुड बी चूजन। ठीक है, तो वो शॉर्टेस्ट पीरियड वाला प्रोडक्शन चूज कर सकते हैं। फिफ्थ है क्रेडिट पॉलिसी पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना क्रेडिट टाइम पीरियड दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं अपने क्रेडिटर को। अगर क्रेडिट पॉलिसी है उनको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो उसको जो है पैसा रिकवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा अपना, तो उसको जो है फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर उसको कम टाइम दे रहे हैं वो, या कैश में ही सेल करते हैं, तो उनको कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। सिक्स्थ है बिजनेस साइकिल, पीरियड ऑफ बूम वैन बिजनेस इज प्रॉस्पेरस। ठीक है, तो पीरियड ऑफ बूम में क्या होता है, बिजनेस प्रॉस्पेरस होता है, ठीक है, ज़्यादा बढ़ रहा होता है, उसकी सेल्स बढ़ रही होती हैं, ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो है उसको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सेल ज़्यादा होती है, प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर डिप्रेशन का टाइम होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सेल डिक्लाइन हो जाती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं बिजनेस के लिए, पैसा रिकवर नहीं हो पाता, कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है डेटर से फर्म को, तो उसके लिए उनको भी वर्किंग कैपिटल को जो उनकी आइडल पड़ी रहती है, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल आइडल रहती है। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, जितना बिजनेस ग्रो कर रहा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कंसर्न की बढ़ जाती है। अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ का वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जो फास्ट ग्रोइंग कंसर्न होती हैं उनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, मेरे ज़्यादा होती है। वहीं जो नॉर्मल रेट ऑफ एक्सपेंशन जिनका होता है बिजनेस का, तो फर्म को प्रॉफिट में हैव रिटेन्ड प्रॉफिट, तो वो रिटेन्ड प्रॉफिट को यूज़ कर सकते हैं मोर के वर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, 8th में है अर्निंग कैपेसिटी एंड डिविडेंड पॉलिसी। उसकी अर्निंग कैपेसिटी क्या है और डिविडेंड पॉलिसी क्या है, उससे भी हमारा जो वर्किंग कैपिटल अफेक्ट करता है। तो फर्म जिनका हाई अर्निंग कैपेसिटी होता है वो कैश प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट करते हैं ऑपरेशन से, तो वर्किंग कैपिटल में जो कंट्रीब्यूशन हो जाता है। लेकिन जब डिविडेंड पॉलिसी अगर कंसर्न करती है, वो भी इन्फ्लुएंस करती है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को। फर्म जो स्टडी हाई रेट ऑफ डिविडेंड बांटती है, भले वो प्रॉफिट जनरेट करे या ना करे, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
ठीक है, लार्जर पार्ट ऑफ अपना जो है वर्किंग कैपिटल प्रॉफिट्स का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइस लेवल चेंजेस से भी अफेक्ट होता है। जब प्राइसेस ज़्यादा चेंज होते हैं तो उससे जो है वर्किंग कैपिटल पे रिक्वायरमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। जनरली राइजिंग प्राइसेस से जो है फर्म को मेंटेन करके रखना है लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मोर फंड उसको रिक्वायर होंगे जब मेंटेन करेगा सेम करंट असेट्स को। द इफेक्ट ऑफ राइजिंग प्राइसेस जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट फर्म्स के ऊपर। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं उनका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल परचेज करने से। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या रहा है कि कब हमारा जो है रॉ मटेरियल खरीदने से फाइनल रियलाइजेशन होने तक का पीरियड वो वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल स्टार्ट होता है हमारा रॉ मटेरियल को परचेज करने से मटेरियल के, और ख़त्म होता है जब हमारा कैश रियलाइज हो जाए उसको सेल करने से हमारे फिनिश प्रोडक्ट को। तो ये साइकिल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, स्टोर्स परचेज करते हैं, उसको स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं फिनिश स्टॉक्स में। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस में विद प्रोग्रेशन इंक्रीमेंट ऑफ लेबर सर्विसेज कॉस्ट होती हैं, कन्वर्जन फिक्स स्टॉक होता है इनटू सेल्स। ठीक है, फिर उसकी सेल होती है, फिर डेटर से रिसीवेबल बनते हैं। ठीक है, फिर अल्टीमेटली कैश हमें मिल जाता है। तो ये साइकिल अगेन फ्रॉम कैश टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड सो ऑन। तो जिस स्पीड से वर्किंग कैपिटल कंप्लीट होता है ये साइकिल हमारा, उससे हमें डिटरमाइन होता है कितना वर्किंग कैपिटल हमें चाहिए। लॉन्गर द पीरियड, जितना लॉन्गर पीरियड होगा उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जितना कम छोटा पीरियड होगा उतना कम रिक्वायरमेंट होता है वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स में हमने क्या क्या पढ़े हैं? नेचर और कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, क्रेडिट पॉलिसी, बिजनेस साइकिल, और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, प्राइस लेवल चेंजेस और वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्लास में? समझ में आ रहा है? अब है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो अब तक हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ रहे थे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती हैं वर्किंग कैपिटल ना होने की। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल हमने पढ़ा है। ठीक है, तो अब हम जो है मैनेजमेंट पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैसे मैनेज करते हैं वर्किंग कैपिटल को, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। शुरू में हमने पढ़ा है वर्किंग कैपिटल दो तरह की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, एक नेट वर्किंग कैपिटल होती है। तो यहाँ पे जो है नेट वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल देयरफॉर इज कंसर्न्ड management of working capital therefore is concerned with the problem that arise in attempting to manage current assets, current liabilities and interrelationship that exists between them। ठीक है, तो जो हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है वो किस चीज़ से कंसर्न करता है? प्रॉब्लम्स जो हमारी कहाँ से आती हैं? जब हम करंट एसेट्स को मैनेज करते हैं या करंट लायबिलिटीज़ को मैनेज करते हैं, और इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है। तो बेसिक गोल जो होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का वो क्या होता है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो है फर्म की वो मैनेज हो, इस तरह से मैनेज हो, इस सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे मैनेज हो जो वर्किंग कैपिटल हमारा मेंटेन रहे। एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो है वर्किंग कैपिटल का हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, ना तो वो ज़्यादा हो, एक्सेस हो, ना वो हमारा इनएडिक्वेट हो, वो हमारा एक एडिक्वेट लेवल जो है वर्किंग कैपिटल का मैनेज रहे। ठीक है,
तो ना तो इनएडिक्वेट हो ना एक्सेसिव हो। तो दिस इज सो बिकॉज, क्यों होता है, क्योंकि दोनों इनएडिक्वेट भी और एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल भी, दोनों पोजीशन जो होती हैं वो बैड होती हैं बिजनेस के लिए, इसलिए हम चाहते हैं वो एडिक्वेट हो। ठीक है, इनएडिक्वेट ऑफ वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, हमारी इंसॉल्वेंसी हो सकती है। ठीक है, एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल से क्या होता है, हमारा फंड जो है वो आइडल रह जाता है, उसके ऊपर हम कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाते। ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए अनफेवरेबल होती है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज जो होती हैं फर्म की, उसका बहुत इफेक्ट होता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, हमारी लिक्विडिटी पे और स्ट्रक्चरल हेल्थ पर ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो तीनों चीज़ों पर जो है बिजनेस की वो इम्पैक्ट होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसीज का। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो कैपिटल मैनेजमेंट होता है वो 3 डायमेंशन में हमारा इन्वॉल्व होता है। पहला डायमेंशन के जो कंसर्न करता है पॉलिसी को फॉर्मुलेशन करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और लिक्विडिटीज के रिगार्डिंग में। दूसरा, डिसीजन अबाउट कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट एसेट्स, कि कौन कौन से करंट एसेट्स होंगे और कितना लेवल होगा। तीसरा, कंपोजिशन और डिसीजन एंड कंपोजिशन अबाउट लेवल ऑफ करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो एक करंट एसेट्स का, एक करंट लायबिलिटीज का और एक हमारा रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क और लिक्विडिटी का। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन है। डायमेंशन 1 प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड लिक्विडिटी, डायमेंशन 2 कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट एसेट्स, डायमेंशन 3 कंपोजिशन लेवल ऑफ करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अब ये हो गए डायमेंशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसके प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो हमारे 4 हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन, प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल्स हैं हमारे, प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के 4 प्रिंसिपल्स हैं ये। तो उसमें पहला प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन। रिस्क का मतलब क्या होता है, इसमें वर्किंग कैपिटल में रिस्क का मतलब होता है कि फर्म की इनएबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। यानी कि इसमें रिस्क का मतलब होता है कि जब पेमेंट ड्यू होगी उस टाइम पे उसकी इनएबिलिटी हो ऑब्लिगेशंस को पे करने की, तो वो क्या है, रिस्क है। वो रिस्क है यहाँ पर करंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो लार्जर, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा करंट एसेट्स में होता है और हमारी डिपेंडेंसी है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स पर कम होती है, उससे लिक्विडिटी हमारी बढ़ती है, रिस्क रिड्यूस होता है और अपॉर्चुनिटी फॉर गेन और लॉस हमारी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी गेन और लॉस की डिक्रीज हो जाती है। यानी कि इसमें क्या हुआ कि जब हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, पैसा होगा, फंड्स होंगे हमारे पास। ठीक, करंट एसेट ज़्यादा है तो फंड्स की लिक्विडिटी, करंट एसेट्स की लिक्विडिटी बढ़ जाती है। रिस्क कम हो जाता है क्योंकि एबिलिटी हमारी होती है, हम पे कर सकते हैं टाइमली अपने डेट्स को। ठीक है, लेकिन ज़्यादा होने की वजह से उससे क्या होता है, हमारा फंड आइडल होते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में, तो गेन और लॉस की अपॉर्चुनिटी कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा लेस इन्वेस्टमेंट है करंट एसेट्स में और ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पर है, तो उससे रिस्क हमारा बढ़ जाता है क्योंकि एसेट, करंट एसेट्स कम है तो इन लिक्विडिटी कम हो जाती है, रिस्क बढ़ जाता है, फिर रिड्यूस लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कम हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा फंड जो है वो यूटिलाइज हो रहा है, बिजनेस साइकिल में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है, इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो देयर इज डेफिनेट डायरेक्ट रिलेशनशिप, तो इसका डेफिनेट डायरेक्ट रिलेशनशिप है डिग्री ऑफ रिस्क का और प्रॉफिटेबिलिटी का। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी का और रिस्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे ही रिस्क बढ़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे रिस्क कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दोनों एक साइड में चलते हैं। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट प्रेफर करते हैं कि हम रिस्क को कम रखें, अपना करंट एसेट्स को ज़्यादा रखें। जो कंजर्वेटिव होते हैं मतलब सेफर साइड लेके चलते हैं, सेफर साइड मैनेजमेंट, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होती है जो सेफर साइड लेकर चलना चाहते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं कि हम रिस्क कम रखें। ठीक है, तो हम रिस्क कम कब रहेगा, जब करंट एसेट ज़्यादा होंगे। वहीं जो लिबरल होते हैं, लिबरल मैनेजमेंट,
वो एज्यूम करते हैं कि रिस्क ज़्यादा हो जाए हमारा, ठीक है, वर्किंग कैपिटल को रिड्यूस करके, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए। हाउएवर, लेकिन द गोल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हम ऐसा सुइटेबल ट्रेड ऑफ सेट करें प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में, ताकि हम दोनों तरफ से पॉजिटिव में रहें, ठीक है, ना हमारा रिस्क ज़्यादा हो ना हमारा प्रॉफिट कम हो, ठीक है, हम प्रॉफिट में भी रहना चाहते हैं और रिस्क भी कम करना चाहते हैं। तो वेरियस कैपिटल पॉलिसी जो है, वर्किंग कैपिटल पॉलिसी जो है, इन दोनों में रिलेशनशिप दिखाते हैं करंट एसेट्स और सेल्स में, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि इसमें वेरियस सोर्स जो होते हैं वर्किंग कैपिटल रेज करने के, फाइनेंस करने के, उनकी अलग अलग कॉस्ट होती हैं, अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है और अलग अलग रिस्क उनमें इन्वॉल्व होता है, अलग अलग डिग्री ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जहाँ से भी हम फंड रेज कर रहे हैं, जो भी हमारा सोर्स ऑफ रेजिंग वर्किंग कैपिटल है, उन सब के अलग अलग कॉस्ट हैं और अलग अलग रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क है। जनरली जितना ज़्यादा रिस्क होता है, हायर द रिस्क, उतनी कम उनकी कॉस्ट होती है, जितना कम रिस्क होता है उतनी ज़्यादा कॉस्ट भी होती है, ठीक है। तो साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है हमेशा ट्राई करता है प्रॉपर बैलेंस में, कि हमारा रिस्क भी ना हो, रिस्क कम हो और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो, कॉस्ट भी कम हो, रिस्क भी कम हो, दोनों हमें कम रखना चाहते हैं। दूसरा है इक्विटी पोजीशन, तीसरा इक्विटी पोजीशन। तो ये प्रिंसिपल कंसर्न करता है कि प्लानिंग करें टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट जो है करंट एसेट्स में उसकी प्लानिंग करते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो इन्वेस्ट होता है ईच कंपोनेंट में, वो एडिक्वेटली जस्टिफाइड हो फर्म की इक्विटी पोजीशन से, ठीक है, फर्म की इक्विटी पोजीशन से जस्टिफाइड हो। तो हर रुपये जो भी इन्वेस्टेड है करंट एसेट्स में, वो कुछ कंट्रीब्यूट करे नेट वर्थ ऑफ फर्म में, ठीक है। तो द लेवल ऑफ करंट एसेट्स जो है हम मेजर कर सकते हैं कितना है, दो रेशियोज निकाल करके, एक हमारा करंट एसेट्स परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स में कर सकते हैं और करंट एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स का कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना हमारा करंट एसेट्स है, ठीक है। चौथा प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। प्रिंसिपल ये कंसर्न करता है प्लानिंग ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस का फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस को मेजर करना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फर्म जो है हर वो एफर्ट करती है उसकी मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट को लेकर के, इट्स फ्लो ऑफ इंटरनली जनरेटेड फंड्स। जनरली जितना शॉर्टर मैच्योरिटी की शेड्यूल होता है करंट लायबिलिटी का इन रिलेशन टू एक्सपेक्ट कैश इनफ्लो, वो कैश इनफ्लो के एक्सपेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर कैश ही नहीं जनरेट हो रहा तो हम जो है शॉर्टर पीरियड का फंड जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें जो है लॉन्गर पीरियड का जनरेट करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि जब कितना कैश आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें जो है करना होता है, ठीक है। तो ग्रेटर इनएबिलिटी टू मीट इज ऑब्लिगेशन इन टाइम, ठीक है। तो अगर लंबा टाइम लग रहा है इन कैश इनफ्लो आने में और शॉर्टर पीरियड का जनरेट किया है तुमने कैश फ्लो फंड्स को जनरेट किया है, तो हम इनएबिलिटी होगी हमारी ऑब्लिगेशन करने की टाइम में, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल मिक्स को फाइंड आउट करने की, डिटरमाइनिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स, तो इसी का है, ठीक है। तो देयर आर तीन बेसिक अप्रोचेज हैं जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स क्या होगा, ठीक है। फाइनेंसिंग मिक्स क्या होगा, फाइनेंसिंग मिक्स का इसमें मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स, लॉन्ग टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स से हम कहाँ से फाइनेंस करें, ठीक है, शॉर्ट टर्म सोर्स से करें या लॉन्ग टर्म सोर्स से करें, इसी को हम फाइनेंसिंग मिक्स बोल रहे हैं। तो तीन बेसिक अप्रोचेज हैं अप्रोप्रिएट वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग मिक्स को डिटरमाइन करने की। पहला हेजिंग और मैचिंग अप्रोच, हेजिंग और मैचिंग अप्रोच, दूसरा कंजर्वेटिव अप्रोच, तीसरा एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से पॉइंट पे ध्यान रखना है इसमें, क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है तीनों में, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो हेजिंग और मैचिंग अप्रोच, ये जो हेजिंग टर्म का मतलब होता है एक दो टू ऑफ सेलिंग ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, ऑफ अ सिमिल्टेनियस बट अपोजिट इन नेचर, ठीक है, जो एक साथ हो लेकिन नेचर दोनों का अपोजिट हो, ठीक है, जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दें, अफेक्ट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट, एक दूसरे के अफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर दें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं हेजिंग, उसको बोलते हैं हेजिंग, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ हेजिंग का, ठीक है, जो इससे रिलेटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे सपोज करो एक ट्रांजैक्शन है जिसमें तुम्हारा चांस है कि उसके रेट जो है वो बढ़ेंगे, ठीक है, उसके रेट 10% बढ़ेंगे। दूसरा है कि इसके गिर भी सकते हैं, लेकिन अगर इसके गिरेंगे तो एक और ट्रांजैक्शन है, एक और चीज़ है, उसमें इन्वेस्ट करोगे हो तो उस पर बढ़ेंगे रेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे खतरा, अगर यहाँ पे तो बढ़ेगा रेट, लेकिन अगर यहाँ पे 5% गिरेगा तो एक ट्रांजैक्शन और है कि जहाँ पे अगर ये गिरता है 5% तो चांसेस ये हैं कि वो बढ़ेगा, दूसरे वाले के बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। और ये उस सिचुएशन में बढ़ेगा जब ये हमारा गिरेगा। तो अब ये जो इसका गिरने वाला हमारा लॉस का इफेक्ट है वो इससे जो है बढ़ने से सेट ऑफ हो जाएगा। तो यही जो है हमारा हेजिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो एक का होने वाला लॉस दूसरे के प्रॉफिट से अगर बैलेंस हो जाए, दूसरे ट्रांजैक्शन से बैलेंस हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेजिंग बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, हेजिंग ट्रांजैक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेजिंग क्या होता है, दो ऑफ सेलिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, सिमिल्टेनियस होती हैं, लेकिन अपोजिट नेचर की होती हैं, जो एक दूसरे के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू फाइनेंसिंग मिक्स, तो फाइनेंसिंग मिक्स में अगर हम देखें तो टर्म हेजिंग का मतलब क्या है, एक ये मैचिंग करने का प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैचिंग। किससे प्रोसेस ऑफ मैचिंग, कि जो तुम्हारा मैच्योरिटी ऑफ डेट है विद मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, ठीक है। जो तुम्हारा फाइनेंशियल नीड्स है उससे उसकी मैच्योरिटी किससे हो जाए, तुम्हारे डेट के मैच्योरिटी से ऑफसेट हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे सोर्स ऑफ फंड हैं उनकी मैच्योरिटी मैच होनी चाहिए जो हमारे एसेट्स हैं उनको जो फाइनेंस किया है, ठीक है। सपोज करो हमने कहीं से पैसा बोरो किया है 10 महीने के लिए, तो वो मैच होना चाहिए किससे, जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है उसका भी 10 मंथ्स का टाइम पीरियड होना चाहिए कि 10 मंथ में वहाँ से पैसा आ जाएगा। तो जब वहाँ से पैसा आ जाएगा 10 मंथ में हम वहाँ से वापस रिटर्न कर देंगे। तो जहाँ से हमने फंड रेज किया है और जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है पैसा, उन दोनों का मैच्योरिटी जो है वो इक्वल हो जाए, मैच हो जाए, तो उसी को हम हेजिंग या मैचिंग अप्रोच कहते हैं। तो ये अप्रोच जो है इसको हम मैचिंग अप्रोच भी कहते हैं, जो क्लासीफाई करता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल कैपिटल इनटू परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्लासीफाई करता है कि वो हमारी परमानेंट वाली रिक्वायरमेंट है या टेम्पररी वाली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हेजिंग अप्रोच सजेस्ट करता है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो है वो हमें कहाँ से करना चाहिए, लॉन्ग टर्म फंड से करना चाहिए, और जो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है वो हमें शॉर्ट टर्म से करना चाहिए, ठीक है। तो इसके हमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम जो हम जहाँ पे पैसा जिस चीज़ के लिए चाहिए, जो करंट एसेट्स के लिए हमें फंड्स चाहिए, ठीक है, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसी के मैच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग हमें जो है फंड रेज करना चाहिए। अगर लंबे टाइम के लिए फंड हमारा लग रहा है, जो हमारा कौन सा होता है, रेगुलर नेचर का होता है, परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है, तो उसमें तो फिक्स रहता है, उसमें तो ऐसा नहीं है कि पैसा निकल जाएगा, ठीक है, वो तो लगा ही रहता है उसमें परमानेंट वर्किंग कैपिटल में, तो वो हमें लॉन्ग टर्म सोर्स से करना चाहिए। और जो टेम्पररी है, मान लो सीजनल है, ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो परमानेंट वाला है उसमें एक बार पैसा लग गया, फंस गया, तो वो फंसा रहता है, फिर वो कभी निकलता नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट वाले के लिए हमें लॉन्ग टर्म से ही करना चाहिए, और शॉर्ट जो हमारा टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होता है उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म से करना चाहिए। ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। तो तीनों अप्रोच का इसमें दिखाया हुआ है, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव वाले का, ठीक है। अब ये हैजिंग हो गया। अब दूसरा है कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच, ये अप्रोच सजेस्ट करता है कि पूरा जो हमारा एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है, एंटायर एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो है करंट एसेट्स में, उसको हम लॉन्ग टर्म सोर्स से ही करें, ठीक है। शॉर्ट टर्म सोर्स शुड बी यूज्ड ओनली फॉर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। शॉर्ट टर्म को सिर्फ हम इमरजेंसी के लिए करें, हम कभी मतलब करें ही नहीं शॉर्ट टर्म से, हमेशा हम लॉन्ग टर्म से सोर्स से ही अपने करंट एसेट्स को जो है वो फाइनेंस करें, फंड रेज करें। तो ये डिस्टिंक्ट फीचर इसके क्या है, इसमें लिक्विडिटी हमारी ज़्यादा रहती है क्योंकि करंट लायबिलिटी हमारी कम हो जाती है इसमें, और रिस्क जो है वो कम हो जाता है क्योंकि एसेट जो हमने जो है शॉर्ट टर्म हमारे पास पेमेंट करने के लिए नहीं है हमारे पास, लेकिन रियलाइजेशन ज़्यादा रहता है, करंट एसेट ज़्यादा रहते हैं, तो रिस्क मिनिमाइज हो जाता है।
लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग रिलेटिवली यहाँ पे मोर हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमें तब भी पे करना है जब हमारी सीजनल रिक्वायरमेंट होंगी, पूरे पीरियड के लिए भी करना है। ठीक है, मान लो सर्दियों में ही हमारा वूलन क्लोथ का बिजनेस सर्दियों में भी है, लेकिन फंड हमने रेज किया हुआ लॉन्ग टर्म फंड सोर्सेज से, तो पूरा टाइम के लिए हमें उसका पे करना पड़ेगा, पूरे साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसमें जो है कॉस्ट जो है, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब ट्रेड ऑफ बिटवीन द हेजिंग एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, इसमें बैलेंस करना, मतलब दोनों के बीच में बैलेंस करना। एक जो है दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे है, हेजिंग भी एक्सट्रीम है और कंजर्वेटिव भी एक्सट्रीम है। तो हेजिंग अप्रोच क्या कहती है कि लो कॉस्ट और हाई प्रॉफिट हो, हाई रिस्क हो, वाइल जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो कहती है हाई कॉस्ट हो, प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। दोनों अप्रोचेस जो है दो एक्सट्रीम है। ठीक है, और नाइदर ऑफ देम सर्व्स द पर्पस ऑफ एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, लेकिन दोनों ही एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का पर्पस सर्व हमारा नहीं करती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ को कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल होगा, दोनों के एक्सेप्टेबल अप्रोच होगी जो इन दोनों के बीच में ट्रेड ऑफ होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ ट्रेड ऑफ जो है वो अलग अलग हो सकता है, केस टू केस डिपेंड करता है। ठीक है, जो परसेप्शन ऑफ रिस्क है पर्सन का इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। और लेकिन एक वन वे ऑफ डिटरमाइनिंग द ट्रेड ऑफ इज बाय फाइंडिंग द एवरेज ऑफ मैक्सिमम। एक तरीका ये है, मतलब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका ये है कि हम एवरेज निकाल लें मैक्सिमम और मिनिमम करंट एसेट्स की रिक्वायरमेंट का। ठीक है, हमारा करंट एसेट्स का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितना है और मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है, उन दोनों का एवरेज कर ले। जैसे सपोज करो हमें जो है मिनिमम जो है 1 लाख का रिक्वायरमेंट है करंट एसेट्स का, मैक्सिमम 10 लाख का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मिनिमम 1 लाख का, मैक्सिमम 10 लाख का, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा 5 लाख का। ठीक है, तो इन दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और जो एवरेज रिक्वायरमेंट है उसको हम लॉन्ग टर्म फंड से करें, और जो इससे एक्सेस रिक्वायरमेंट हम एवरेज से एक्सेस जो भी हम फंड रेज करें वो हम शॉर्ट टर्म फंड से करें। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड है एक्सेस, क्या है, एग्रेसिव अप्रोच। थर्ड है एग्रेसिव अप्रोच। एग्रेसिव में क्या होता है, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सोर्स से फंड रेज नहीं करते वर्किंग कैपिटल के लिए, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ हम शॉर्ट टर्म से करते हैं। तो एग्रेसिव अप्रोच ये सजेस्ट करती है जितना भी एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट है करंट एसेट्स का वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से ही फाइनेंस हो, यहाँ तक के जो फिक्स एसेट्स का पार्ट है, इन्वेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस वो शॉर्ट टर्म से हो। ठीक है, तो ये अप्रोच जो है फाइनेंस मिक्स को ज़्यादा रिस्की बना देती है और इसमें कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है ये। ठीक है, तो ये एग्रेसिव अप्रोच है। अब इसमें डिफरेंस है हेजिंग और कंजर्वेटिव अप्रोच के बीच में। हेजिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हेजिंग में कम रहता है, कंजर्वेटिव में कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि सारा जो है लॉन्ग टर्म से होता है। ठीक है, सीजनल वाले केस में भी हमें पूरे साल का जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हेजिंग अप्रोच में इन्वेस्टमेंट जो है नेट वर्किंग कैपिटल नील होता है, नेट वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नील होता है हेजिंग में। लॉन्ग टर्म लार्ज इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ब्लॉक रहता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल में। हेजिंग में फ्रीक्वेंट एफर्ट होते हैं अरेंज फंड को, रिक्वायर्ड फंड को अरेंज करने के लिए, और इसमें जो होता है कोई द फर्म डज नॉट फेस फ्रीक्वेंट फाइनेंसिंग प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार फंड रेज कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए, अब बार बार उसको करने की ज़रूरत नहीं होती। फाइनेंस जो है वो इंक्रीज होता है जैसे ही फर्म वल्नरेबल टू सडन शॉक्स। ठीक है, जो फर्म वल्नरेबल होती है सडन शॉक्स के लिए तो उसको ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें कम रिस्क होता है, फर्म जो है अब्जॉर्ब कर पाती है शॉक्स को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अप्रोचेस टू फाइनेंसिंग मिक्स। ठीक है, तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये वाला लेसन क्लियर है भाई सबको? कोई डाउट हो इसमें? अच्छा, इससे पहले ऑनलाइन क्लास हुई थी अभी दूसरे सब्जेक्ट्स की, एचआरएम की और इकोनॉमिक्स की, उसमें यस सर। उसमें कितने बच्चे थे?
क्या सर था? इतने ही थे। इतने ही थे? अच्छा, मुझे तो लगा बच्चे आना नहीं चाह रहे इस कॉलेज में, तो इसलिए नहीं आ रहे थे। ऑनलाइन में तो ज़्यादा होने चाहिए थे, ऑफलाइन में भी कम बच्चे, ऑनलाइन में भी कम बच्चे। मैं लिंक डाल रहा हूँ अटेंडेंस के लिए मैसेज में। पेस्ट। पिन है 1312। वन। मैं स्क्रीन शॉट भी ले लेता हूँ। सर लिंक तो नहीं दिख रहा। मैसेज में, इसी में मैसेज में देखो।